वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर BRS मीन्स बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको पता हो कि बैंक क्या होता है, बैंक का मीनिंग क्या है। बैंक एक वो इंस्टीट्यूशन है जो जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा सरप्लस मनी होती है उनसे पैसा ले लेती होती है, और जो इस पैसे के नीडी होते हैं, जिनको पैसा चाहिए होता है, उनको वो एज ए लोन या पैसा प्रोवाइड करवाती है। और इस प्रोसेस में वो जिससे तो उसने पैसा लिया था बैंक ने, उसको मान लीजिए दिया उसने 6% इंटरेस्ट रेट, और जो नीडी पर्सन आए थे बैंक में लोन लेने के लिए, मान लो उससे चार्ज किया 9%, तो यहाँ पर बैंक को 3% का बेनिफिट हुआ, और ये उसका बैंक का होता है प्रॉफिट ही। और ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को समझने से पहले एक एग्जांपल सुनिएगा। मान लीजिए बिजनेसमैन ने एक बैंक में करंट अकाउंट खुलवाया है बिजनेस का, उसने बैंक में 1 लाख रुपया डिपॉजिट करवाया, और अब बैंक वाले उसको ATM, चेकबुक और एक कॉपी देंगे। कॉपी पर वो एंट्री हुई होगी 1 लाख रुपए की, और उसमें वो क्रेडिट साइड पे शो हो रही होगी। इस कॉपी को हम बोलते हैं पासबुक ही। और अब बिजनेसमैन ने अपने जब शॉप पे बैठा होगा, वो अपने बिजनेस की बुक्स यानी वहाँ पर वो कैश बुक निकालेगा, और कैश बुक में भी वो एंट्री को रिकॉर्ड कर लेगा 1 लाख रुपए से। और यहाँ पर देखिएगा कैश बुक का बैलेंस कितना शो कर रहा है, 1 लाख रुपया, और जो पासबुक है वहाँ पर कितना बैलेंस है, 1 लाख रुपया। दोनों का बैलेंस सेम ही है। और मान लीजिए 1 हफ्ते के पश्चात बिजनेसमैन ने 50,000 रुपये जमा और करवाया, और उसने अपनी कैश बुक मीन्स मैं ये कह रहा हूँ, इसका मीनिंग ये है कि बैंक कॉलम, उसने बैंक कॉलम में एंट्री कर ली होगी कैश बुक में, और कैश में अब उसका बैलेंस शो हो रहा है 1,50,000 रुपया। और यहाँ पर अब जो पासबुक है, मान लीजिए पासबुक में भी एंट्री कर ली है बैंक वालों ने भी, अब यहाँ पर कितना बैलेंस शो हो रहा है, 1,50,000 रुपया। दोनों बैलेंस सेम है। आमतौर पर कैश बुक जो मेंटेन कर रहा है बिजनेसमैन, और पासबुक जो मेंटेन कर रहा होता है बैंक, पासबुक में एंट्री डालता होता है बैंक, उसी को राइट है। आमतौर पर ये दोनों बैलेंस बराबर होते हैं, पर कई बार कैश बुक का बैलेंस मैच नहीं करता, बराबर नहीं आता पासबुक के बैलेंस के साथ। और अगर ये बैलेंस बराबर ना आए तो हमको बनानी पड़ती है एक स्टेटमेंट, यानी बिजनेसमैन एक बनाता है स्टेटमेंट। वो ये स्टेटमेंट सभी रीज़न बताती है कि क्यों CB और PB यानी कैश बुक और पासबुक के बैलेंस क्यों नहीं मिल पाए, क्या रीज़न थे। और जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं ये रीज़न जानने के लिए कि डिफरेंसेस क्यों आए हैं दोनों बुक्स के बैलेंस में, उसको हम बोलते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। मान लीजिए एक स्टेज पर हमारी कैश बुक शो कर रही है बैलेंस मान लीजिए 2 लाख रुपया, और पासबुक शो कर रही है बैलेंस 1 लाख रुपया। तो हम भागे भागे बैंक में गए और बैंक से पूछा, भाई हमारी तो जो CB है कैश बुक है वो शो कर रही है बैलेंस 2 लाख रुपीज़, आपकी जो पासबुक है वहाँ बता रहा है बैलेंस 1 लाख रुपया, ये हुआ कैसे। तो बैंक का एम्प्लॉई उसको बोलेगा कि आप हमारे से ले लीजिए बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में सभी आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो शो हो रही होंगी, आप इसको घर जाकर टैली कर लेना। अगर मान लीजिए बिजनेसमैन ने अब बैंक स्टेटमेंट ले ली है और घर जाकर उस बैंक स्टेटमेंट को मैच किया है अपनी कैश बुक के ट्रांजैक्शन के साथ, और उसको पता चला डिफरेंसेस भी ये डिफरेंसेस थे, तो उसको हम बोलते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जो बिजनेसमैन ने बनाई होगी स्टेटमेंट रीजंस जानने के लिए भी क्यों डिफरेंसेस आए हैं CB और PB में। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि जब हम कैश बुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस को मैच कर रहे होंगे, हमने पासबुक जो हमारे पास फिजिकल फॉर्म में जो एक कॉपी की फॉर्म में है पासबुक, हम उसको काउंट नहीं करेंगे। हम जो बैंक के ऑनलाइन सिस्टम में जो हमारा बैलेंस शो हो रहा होगा, जो हमारे अकाउंट का बैलेंस वहाँ ऑनलाइन स्क्रीन पर उसकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, हम उसी को मेनली मानेंगे पासबुक। तो आइए स्टार्ट करते हैं वो सभी रीजंस जिनके कारण हमारा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस आपस में मैच नहीं करते होते। तो इसके लिए मैं पहले ये मान रहा हूँ कि हमारा कैश बुक और पासबुक का फ़िलहाल के लिए बैलेंस दोनों का सेम है, 1 लाख रुपीज़। फर्स्ट रीज़न है चेक
पेड इनटू बैंक, हमको कोई चेक दे गया हमारा कस्टमर और हमने वो चेक सेम डे बैंक भेज दिया, बट नॉट येट क्रेडिटेड और कलेक्टेड बाय बैंक, बट बैंक ने अभी वो चेक हमारा क्रेडिटेड या कलेक्टेड नहीं किया है। मान लीजिए इसका कारण ये होगा कि मंथ चल रहा है हमारा, मान लीजिए मार्च का, हमको वो चेक मिला था 30 मार्च को कस्टमर्स के, और हमने वो चेक भेजा, हमने 30 मार्च को ही एंट्री कर ली अपनी कैश बुक में, क्योंकि बिजनेसमैन अपनी कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड कर लेगा। और इससे क्या होगा, हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है कितना था पहले, हमारा 1 लाख रुपया, 10 चेक का जो बैंक भेजा है हमने एंट्री कर ली होगी कैश बुक में, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया कैश बुक के अकॉर्डिंग, और अभी यहाँ पर कितना बैलेंस शो कर रहा है 1,10,000। और जो हमारी पासबुक है, पासबुक में जब ये मंथ का एंड हुआ होगा 31 मार्च को, उसके अकॉर्डिंग तो हमारा बैलेंस अभी 1 लाख रुपीज़ ही है जितना पहले था, क्योंकि मान लीजिए बैंक ने वो चेक किया क्लियर अगले मंथ की 2 डेट को, मान लीजिए 2 अप्रैल को, अगर एंट्री 2 अप्रैल को हो रही है, हमारा 2 अप्रैल को दोनों बैलेंस सेम शो होंगे कैश बुक और पासबुक के, बट फिलहाल के लिए 31 मार्च के लिए जहाँ पर क्लोजिंग हो रही है बुक्स की, तो यहाँ पर बैलेंस में फ़र्क पड़ गया। हमने एंट्री कर ली कैश बुक में, यहाँ पर बैलेंस मेरा कैश बुक शो कर रहा है 1,10,000 और पासबुक में एंट्री शो हुई है 2 अप्रैल की अकॉर्डिंग ही, तो वहाँ पर 31 मार्च को कितना बैलेंस शो हो रहा होगा जितना पहले था 1 लाख, तो डिफरेंस राइज हो गया फिर 10,000 का। ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है चेक्स इशूड। चेक्स इशू मीन्स बिजनेसमैन ने चेक काट के दिए हैं, किसी को पेमेंट करनी होगी सप्लायर को, उसने चेक दे दिया सप्लायर को पेमेंट के लिए, और बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट वो क्रेडिटर वो सप्लायर बैंक में पेश हुआ ही नहीं चेक लेकर, इससे भी फर्क पड़ता होता है। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए हमारा ये मंथ मार्च वाला ही है, मान लीजिए हमने 30 मार्च को ही चेक दिया काट कर अपने सप्लायर को, हमारा पहले कितना बैलेंस था मान लीजिए दोनों में 1 लाख कैश बुक 1 लाख पासबुक, अगर हमने 10,000 से चेक काट के दिया तो हम तो यही समझेंगे कि जी अब हमारा बैलेंस कम हो गया है कैश बुक में बैंक कॉलम वाला, और यहाँ पर शो कितना करेगा बैलेंस अब 90,000, और पासबुक में वो जो पर्सन है क्रेडिटर है, मान लीजिए वो चला गया अमेरिका, उसको काम पड़ गया, वो अच्छा बिजनेसमैन है वो, उसकी 30 मार्च को ही मान लो शाम को फ्लाइट थी, वो चेक बैंक में पेश करने गया ही नहीं, वो चला गया अमेरिका, और वहाँ से वो लौटा मान लीजिए 1 मंथ के बाद, चेक उसके बिजनेस में ही रहा, उसके ड्रॉर में ही रहा, वो चेक बैंक पेश हुआ ही नहीं, तो बैंक कैसे आपका पैसा कम कर देगा। तो इसलिए हमारा जो पासबुक है जितना बैलेंस पहले था 1 लाख रुपीज़, अब भी कितना शो होगा वहाँ पर 1 लाख रुपीज़ ही। मान लीजिए वो हमारा सप्लायर 1 मंथ के बाद जब इंडिया आया अमेरिका से, और वो डेट थी मान लीजिए अपने अप्रैल मान लो 30 को आया 1 मंथ के बाद, अप्रैल 30 को उसे चेक लगाया बैंक में, तो अप्रैल 30 को हमारा बैलेंस कम शो करेगा, और कितना शो वहाँ पर 90,000 फिलहाल के लिए 31 मार्च के लिए, तो यहाँ पर बैलेंस अभी 1 लाख की शो होगा। तो इससे डिफरेंस हमारा अरेंज हो गया फिर दोनों कैश बुक और पासबुक में। थर्ड है इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस। क्या होते हैं बैंक चार्जेस? जो बैंक आपको सर्विस दे रहा है अपनी एटीएम की या चेक्स की या कोई और कई कारण होंगे, तो बैंक ने अपने लिए बैंक चार्जेस, इससे क्या करेगा बैंक वो आपके अकाउंट में से पैसे डिडक्ट कर लेगा, काट लेगा, इससे पासबुक आपकी कम हो जाएगी और आपको पता चला नहीं होगा, क्योंकि बैंक आपको कोई इन्फॉर्म नहीं करता, कोई टेलीफोन नहीं करता, कोई आपको मेल नहीं करता कि हमने इतने रुपीज़ किए हैं डिडक्ट बैंक चार्जेस के। वो तो जब जाएगी बैंक स्टेटमेंट हर एक मंथ के एंड में, तब चलेगा पता आपको कि ये इतनी अमाउंट से हमारा कटा है बैंक चार्जेस भी। सो एंट्री थी इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, यहाँ पर लिखा मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया है। इट मीन्स यह होगा कि आपके बैंक अकाउंट में प्लस में नहीं माइनस में पैसे थे, यानी आपके बिजनेस ने बैंक अकाउंट से यानी बैंक से ज़्यादा पैसा विड्रॉ किया हुआ है, मतलब कि आपने पैसे देने हैं बैंक को, नेगेटिव बैलेंस है आपका बैंक अकाउंट में, इसलिए बैंक ने चार्ज किया इंटरेस्ट भी। तो इससे भी जो आपकी पासबुक है वो कम होगी, और ये एंट्री पहले पोस्ट होगी पासबुक में।
पासबुक में एंट्री हमारी कम होगी। मान लीजिए 1000 रुपीज़ बैंक ने किया चार्ज अपना ये बैंक चार्जेस का, और पहले था 1 लाख बैलेंस, अब रहेगा कितना 99,000। पासबुक शो कर रही है 99,000, बट सीबी में एंट्री कौन पोस्ट करता होता है? बिजनेसमैन, उसको पता ही नहीं है। तो वहाँ पर कितना बैलेंस शो हो रहा होगा सीबी के अकॉर्डिंग? तो 1 लाख ही, तो डिफरेंस राइज हो गया 1000 का। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक इन करंट अकाउंट। ये फोर्थ एंट्री हमारी थर्ड एंट्री के रेसिप्रोकल है, उलट है, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्याज मिला है बिजनेसमैन के जो करंट अकाउंट है उस पर अब इंटरेस्ट मिला है, क्योंकि बिजनेसमैन का यहाँ पर प्लस में पैसा होगा बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पर अगर बैंक ने इंटरेस्ट दिया है तो आपकी यहाँ पर जो बैंक करता है मेंटेन पीबी का बैलेंस बढ़ गया होगा। मान लीजिए 1000 दिया है इंटरेस्ट बैंक ने आपके बैलेंस पर, जो पॉजिटिव बैलेंस था आपका बैंक अकाउंट में, तो ये हमारा कितना हो गया 1,01,000। और जो सीबी है वहाँ पर आपको पता ही नहीं है कि बैंक ने आपको 1000 रुपीज़ दिया हुआ है इंटरेस्ट, आपका ये कितना शो हो रहा है बैलेंस 1 लाख रुपीज़ ही। आपको पता चलेगा जब आप रिसीव करोगे बैंक स्टेटमेंट इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो यहाँ पर फिर डिफरेंस राइज हो गया 1000 का ही। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। आपने मान लीजिए कहीं पर इन्वेस्ट की हुई है शेयर्स में या डिबेंचर्स में, आपके बिजनेस ने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है मान लीजिए, वहाँ पर उस इन्वेस्टमेंट किए पैसे पर आपको मिला है इंटरेस्ट या डिविडेंड, तो वो आपके सीधा बैंक अकाउंट में जमा हो गया है, बैंक ने रिसीव कर लिया हुआ है। इससे क्या होगा, आपकी जो पीबी है पीबी बढ़ जाएगी। मान लीजिए आपको 5000 रुपीज़ मिला है डिविडेंड ही, मान लो रिलायंस कंपनी से, तो यहाँ पर जो हमारी पासबुक है वहाँ पर शो कितना करेगा बैलेंस 1,05,000। आपको पता ही नहीं है सीबी में आपने एंट्री की ही नहीं है, इसीलिए आपको पता ही नहीं था, तो यहाँ कितना बैलेंस रह गया फिर 1 लाख ही, तो डिफरेंस राइज हो गया 5000 का। नेक्स्ट है 6th पॉइंट चेक रिसीव्ड बट ओमिटेड। ओमिटेड मीन्स भूल जाना, टू बी बैंक्ड। हमने चेक रिसीव किया किसी कस्टमर से, बट हम वो चेक बैंक भेजना ही भूल गए हैं, और बिजनेसमैन ने एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड कर ली होगी। इससे क्या होगा, हमारी जो कैश बुक है उसका बैलेंस बढ़ गया। मान लीजिए चेक की वैल्यू थी 5000 जो हमने रिसीव किया था कस्टमर से, और हमने इसको तुरंत अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, तो कितना इसका बैलेंस शो हो गया 1 लाख पहले था, 5000 का जो चेक मिला था वो अपने बैंक भेजा, इससे एंट्री हमने रिकॉर्ड की, कितना बन गया बैलेंस कैश बुक में 1,05,000 रुपया। बट हम बैंक में भेजना ही भूल गए उस चेक को। इससे क्या हुआ, बैंक में तो एंट्री की नहीं होगी, क्योंकि बैंक को तो चेक पहुंचा ही नहीं है, बैंक के पास वो चेक आया ही नहीं, तो कैसे एंट्री करेगा पास बैंक वाले। फिर जो पासबुक है वहाँ पर सेम बैलेंस रहा 1 लाख ही, तो डिफरेंस राइज हो गया दोनों बैलेंसेस में। नेक्स्ट है डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक। हमने किसी कस्टमर से पैसे लेने थे, हम उसको बार बार बोल रहे थे भाई साहब हमारे पैसे दीजिए, भाई साहब हमारे पैसे दीजिए, वो पैसे हमारे दे नहीं रहा था। और एक तो उसने क्या किया, वो सीधा हमारे पास नहीं आया, हमारे जो शॉप है हमारा बिजनेस है वहाँ पर नहीं गया, वो सीधा हमारे बैंक में चला गया, उसके पास हमारा बैंक अकाउंट नंबर था और उसने हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए। मान लीजिए ये वैल्यू है 20,000 20,000 रुपया। इससे क्या होगा, जब वो पर्सन हमारा कस्टमर सीधा बैंक में गया, बैंक में पैसे जमा करवा दिए, इससे हमारी पीबी क्या होगी, फिर पीबी हमारी बढ़ जाएगी। कितना बैलेंस वहाँ पर हो गया 1,20,000, और हमको पता ही नहीं है वो, क्योंकि हमारे शॉप पे आया ही नहीं, हमको बताया ही नहीं उसने, भी हमको पेमेंट कर रहा है 20 रुपये वाली हमारी, वो सीधा बैंक गया था, हमको पता ही नहीं है। और इससे क्या होगा, फिर जो बैलेंस सीबी का है वो उतना का उतना ही रहेगा 1 लाख ही, दोनों में फिर डिफरेंस पैदा हो गया 20,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट है पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ने कह के रखा हुआ है बैंक वालों को कि भी आप मेरे ये पेमेंट जाती हैं, मान लीजिए LIC की या कोई टैक्स की, आप उनको पीरियडिकली पे करते रहा कीजिए। बिजनेसमैन तो ये बात करके भूल गया, पर बैंक वालों ने इसको लिया सीरियसली, क्योंकि वो कस्टमर है बिजनेसमैन बैंक का, तो वो उसकी बात टालेंगे नहीं।
और बैंक ने अपने ये नोट किया हुआ था और वो अब ये पेमेंट्स रेगुलरली कर रहा है जब जब वो डेट्स आ रही पेमेंट होने के लिए। और इससे क्या होगा, जो हमारी पासबुक है, मान लीजिए एक 10,000 रुपये का बिजली का बिल आ गया शॉप का, और वो शॉप का बिल उसने बिजनेसमैन ने कहा हुआ था बैंक वालों को कि आप मेरे अकाउंट में से पे कर दीजिए अपना बैंक की, तो बैंक ने तो अब वो 10,000 रुपया बिजली का बिल उसकी शॉप का पे कर दिया है। इससे कितना यहाँ पर आएगा बैलेंस है 90,000 पीबी में और सीबी। और बिजनेसमैन बिजी रहा अपने कार्यों में, अपने बिजनेस में, वो भूल ही गया कि एवरी मंथ जो बिजली का बिल है वो बैंक ही पे कर रहा है, तो उसको पता नहीं था। इसलिए हमारी जो सीबी है उसने एंट्री की ही नहीं है, वो बिजी रहा अपने और कार्यों में, तो सीबी का बैलेंस वहाँ पर उतना शो रहेगा, कितना 1 लाख रुपीज़ ही। तो इस दोनों का डिफरेंस बढ़ गया। नेक्स्ट रीजन है 9th, बिल रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर मीन्स बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ने अपने बैंक को बोला हुआ है कि भाई मैंने एक पर्सन है रामलाल, मैंने उससे बिल रिसीवेबल के बिहाफ पर पैसे लेने हैं, मान लीजिए 5,000 रुपया, वो पैसे आप ले लेना, ये आप रख लीजिए बिल रिसीवेबल। और ये बात कह के बिजनेसमैन तो भूल गया, अपने बिजी हो गया बिजनेस के एक्टिविटीज़ में, पर बैंक को याद था जब बिल रिसीवेबल के ड्यू डेट आई तो बैंक ने वो बिल रिसीवेबल पेश किया रामलाल को और बोला पैसे पे कीजिए। तो रामलाल ने जब पैसे पे कर दिए बैंक को, तो बैंक ने इससे क्या किया होगा, जो पासबुक है बिजनेसमैन की बढ़ा दी होगी। मान लीजिए यहाँ पर कितना बैलेंस हो गया फिर 1,05,000। तो जो हमारी सीबी है बिजनेसमैन कह के भूल गया था, वो उसको याद नहीं है अब, तो उसने एंट्री नहीं की कैश बुक में, तो इससे कितना रहा यहाँ पर बैलेंस फिर 1 लाख रुपीज़ ही। तो डिफरेंस राइज हो गया 5,000 से। नेक्स्ट है 10th पॉइंट, चेक और बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड मीन्स रद्द होना, जिसकी ऑब्लिगेशन थी वो चेक की या बिल रिसीवेबल की पेमेंट करने की, वो अपनी लायबिलिटी ऑब्लिगेशन नहीं मेट कर पाया अच्छे से, उसको बोलते हैं डिसऑनर होना, यानी कि मना कर दिया उस पर्सन ने चेक या बिल रिसीवेबल की पेमेंट करने के लिए। तो इससे क्या होगा, हमारी जो पासबुक है चेक या बिल रिसीवेबल के रद्द होने पर बैंक ने एंट्री पहले पास कर लेनी है। बैंक ने क्या किया कि मान लीजिए अगर चेक या बिल रिसीवेबल की वैल्यू थी 10,000, तो अब क्या होगा, मान लो पहले लाख रुपया बैलेंस था, 10,000 रुपये बैंक ने लेस कर दिए अकाउंट में से बिजनेसमैन के, यहाँ रह गया अब 90,000। और जो कैश बुक है बिजनेसमैन को पता ही नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी ने चेक या बिल रिसीवेबल रद्द कर दिया है, तो उसको पता नहीं, उसने एंट्री पोस्ट नहीं की अपनी कैश बुक में, तो इससे यहाँ पर बैलेंस उतना शो होगा 1 लाख ही। तो डिफरेंस राइज हो गया दोनों बैलेंसेस का, कैश बुक और पासबुक का। नेक्स्ट है रॉन्ग डेबिट और क्रेडिट गिवन बाय बैंक। कई बार बैंक से भी गलती हो सकती है, उसने आपको ज़्यादा क्रेडिट कर दिया या कम कर दिया, क्रेडिट ज़रा करना था, या ज़्यादा डेबिट कर दिया या कम डेबिट कर दिया। अगर ऐसी गलती हुई है तो फिर भी हमारे कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंस बढ़ जाता होता है। नेक्स्ट है एरर्स इन कैश बुक। कई बार हम कैश बुक में एंट्रीज करते टाइम, पोस्टिंग करते टाइम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। मान लीजिए चेक की वैल्यू जो हमने कस्टमर से चेक लिया था वो हमने 90,000 का लिया था चेक, मान लीजिए एक हमने एंट्री पोस्ट करनी थी 90,000 से, बट हमने पोस्ट कर ली 9,000 से, हमने 1 0 कम शो कर दी, पर इससे फ़र्क बहुत पड़ गया, 81,000 का फ़र्क पड़ जाता है। तो पर बैंक ने एंट्री सही डाली है 90,000 से ही, आपने डाली 9,000 से, तो यहाँ पर डिफरेंस राइज हो गया। फिर हमने गलती कर दी थी कैश बुक में, तो ये भी कारण बनता है, दोनों बुक्स के बैलेंस में मैच ना होने के कारण बनता है। नेक्स्ट है 13 पॉइंट एरर्स इन पासबुक। जैसे गलती आप कर सकते हो अपने कैश बुक के टाइम, वैसे गलती बैंक भी कर सकता है जब वो लिख रहा हो पासबुक, जब वो बना रहा हो, आपकी मेंटेन कर रहा हो पासबुक। अगर पासबुक में गलतियां हुई हैं तो भी हमारी सीबी और पीबी का बैलेंसेस नहीं मिलेगा। तो ये थे हमारे सभी रीजन जिनके कारण हमारे कैश बुक और पासबुक का बैलेंस आपस में नहीं टैली होते, और इनकी क्लैरिटी आपको और होगी जब हम इनके न्यूमेरिकल सम्स पर आएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स अ लॉट।